शुरू कर। अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स क्या होते हैं? आप देखें, फर्स्ट करें, एक फुटबॉल मैच हो रहा है और फुटबॉल मैच में दोनों टीमें जो हैं वो अपने फुटबॉल स्किल्स दिखा रही हैं और मुकर्ररा वक्त तक मैच ड्रॉ हो जाता है। 1 घंटा 1 आवर 30 मिनट्स का मैच जब खत्म हो गया तो दोनों टीमें जो है वो 1-1 गोल उन्होंने स्कोर किया हुआ था और मैच ड्रॉ हो गया। उनको मैच का नतीजा लाजमी चाहिए था तो उन्होंने उनको पेनल्टी किक्स पे मैच का डिसीजन लेना पड़ा। अब पेनल्टी किक्स, आपको पता है कि अब एक टीम अगर उसकी ज्यादा पेनल्टी किक्स पे ज्यादा गोल स्कोर करती है तो वो मैच जीत जाएगी। लेकिन आपको पता है कि पेनल्टी किक्स पे जीतना कोई ट्रू वो तो नहीं है, ट्रू विक्ट्री तो नहीं है ना। वो फुटबॉल का प्रॉपर स्किल तो नहीं ना उसमें इस्तेमाल हुआ, उसमें तो एक पार्शियल स्किल इस्तेमाल हुआ है फुटबॉल का। तो जो पेनल्टी किक्स पे डिसीजन होगा वो एक समझे एक नॉन पैरामेट्रिक स्टाइल ऑफ डिसाइडिंग दी मैच है। या जिस तरह आपको याद होगा कि ये वर्ल्ड कप 2019 में जो इंग्लैंड जीता है क्रिकेट का, इसमें आखिर में एक सुपर ओवर हुआ था। जो सुपर ओवर हुआ था वो बस उन्होंने उनका दिल था कि वो डिसीजन ले लें। वो कोई प्रॉपर क्रिकेट तो नहीं थी ना। जब उस एक आखिरी ओवर में, उसको कहेंगे नॉन पैरामेट्रिक। अब आप ये चीज देखें कि अगर आपको पता है आप मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, आप उनके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस बना लेते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि आपको सैंपल एक ऐसी पॉपुलेशन से उठाया जाता है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। तो उस वक्त फिर जब आप उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो आप नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोचेस को यूज नहीं करते। आपके पास उस पॉपुलेशन का कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं होता और आपके जो अपने टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं उनके भी कोई प्रॉपर बहुत सही किस्म के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं बने हुए होते। So there are often situations in which you want to carry out a hypothesis test. There are often situations in which you want to carry out a hypothesis test on the basis of a sample, but you cannot be certain how the population from which the sample is drawn is distributed, or it may not have any distribution. आपको ये पता भी नहीं कि वो मुमकिन है कि वो उसमें बड़ी रैंडम, बड़ी erratic किस्म की population हो. Yet you just want to be, you want to conduct a statistical survey to make some reasonable approaches. So these it may not have any distribution. So these tests are called non-parametric tests or more descriptively distribution free tests. ये आपके सिलेबस में 5 हैं, जिनमें से सिंगल सैंपल के अंदर 2 टेस्ट हैं और 2 सैंपल के अंदर 3 टेस्ट हैं। और यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें मैंने 6 टेस्ट का जिक्र किया। सिंगल सैंपल साइन टेस्ट, ये वो टेस्ट है जो अभी हम पढ़ना शुरू कर देंगे। और उसके बाद है सिंगल सैंपल विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। फिर जब 2 सैंपल्स आ जाएंगे तो उसमें सबसे सिंपलेस्ट है पेयर साइन टेस्ट। फिर है मिल्कॉक्सन मैच्ड पेयर्स साइन रैंक टेस्ट। और फिर तीसरा है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। और फिर एक है मैन विटनी यू टेस्ट। मैन विटनी यू टेस्ट डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, मगर वो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट से ऑलमोस्ट बड़ा सिमिलर है। तो चूंकि वो एक बॉर्डर लाइन केस है तो उसको भी चाहिए कि देखें कि वो क्या है, ताकि आपका एक क्रिस्टल क्लियर हो। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्मों के नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। मैं अभी इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूँ। हम सबसे पहली चीज जो पढ़ रहे हैं वो साइन टेस्ट है, वो सादा साइन टेस्ट, सिंगल सैंपल साइन टेस्ट, SSST या S3T आप कह लें अब अपनी आसानी के लिए। तो इसमें मैंने आपके सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल रखा है। ये न्यूमेरिकल जो है वो है द डेटा बिलो गिव्स द लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ फ्यूजेस मेड बाय अ सर्टेन मैन्युफैक्चरर। अच्छा जी, ये एक फ्यूज है जो 133 आवर्स इसकी लाइफ है। एक 114 आवर, एक की 60 आवर, एक की 315 आवर, एक की 98 आवर, एक की 44 आवर, एक की 147 आवर, 389 आवर, 106 आवर, 238 आवर, 10 आवर, 8 आवर। और ये मैंने इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। ये नंबर लाइन है जो 0, 50, 100, 150 आवर्स, 200, 250 आवर्स, 300 आवर्स, 350 आवर्स, 400 आवर्स है। इस पे मैंने इनकी लाइफ को प्लॉट कर दिया है और ये जो रेड डॉट्स हैं ये इनको मैंने अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर दिया। ठीक है कि नहीं?
द मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट द मीडियन लाइफ टाइम इज 200 आवर्स। जिसने ये फ्यूजेस बनाए हैं वो क्लेम करता है कि जनाब ये फ्यूजेस उनकी मीडियन लाइफ टाइम यानी half of the fuses will go more than 200 hours and half of them will be lesser, might end up having a life lesser than 200 hours. फिर अच्छा, this is what his claim is. रेड में लिखा कि whereas a user suspects, यूजर ने ये फ्यूजेस इस्तेमाल किए किसी ने, कस्टमर ने, suspects that the median is less than this. तो अच्छा भाई जब हम इस पे अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो स्टेप 1 ये है कि why cannot we use T distribution, why cannot we apply T test although that the evidence is limited. The following diagram suggests, अब देखें इस ये जो डायग्राम मैंने अपने बनाई है, आप देखें कि मेजॉरिटी ऑफ फ्यूजेस जो हैं वो 150 आवर से कम है और सिर्फ 3 फ्यूजेस ऐसे हैं जो बड़े 200 आवर से ऊपर हैं। और आप ये देखें कि इन सारे फ्यूजेस की लाइफ टाइम यहाँ क्लस्टर हुई हुई है और इनकी आगे की तरफ गई हुई है। So the following diagram suggests that data is far from symmetrical, so it cannot be a normal distribution curve. और आपको याद है कि टी टेस्ट के लिए ये जरूरी था, 3 शर्तें थी टी टेस्ट की। पहली शर्त क्या थी कि टी टेस्ट स्मॉल सैंपल होता है, दूसरी शर्त ये थी कि पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होती है, और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त थी कि ओरिजिनल पॉपुलेशन जिससे सैंपल ड्रॉ हुआ है वो खुद नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ये 3 शर्तें पूरी ना हो तो टी टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। So thus a hypothesis test cannot be carried out using a T test. ठीक है, हम अब शुरू करते हैं। Null hypothesis, our median is 200 hour and the alternative hypothesis is that median is less than 200 hours. ठीक है, अब ये देखें 133, 14, 60, 315, 98, 44 hours, 147 hour, 389 hours, 106 hours, 238 hours, और फिर उसके बाद यहाँ पर वैल्यू जब खत्म होगी तो मैंने यहाँ लिख ली 10 आवर्स और 80 आवर्स। ठीक, अब देखिए ये रेड में क्या लिखा हुआ है। रेड में ये लिखा हुआ है कि 133 200 से कितना पीछे है, तो 133 माइनस 200 माइनस 67। इसका मतलब है कि 133 मीडियन से 67 आवर्स पीछे। 14 आवर्स क्या है, 14 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस 186। इसका मतलब है कि 14 आवर्स 200 आवर्स से 186 आवर्स पीछे, और 60 आवर को 60 माइनस 200 करें तो माइनस 140 आता है। इसका मतलब है कि 60 आवर्स जो हैं वो 60 आवर्स की जो परफॉर्मेंस है किसी फ्यूज की, वो मीडियन परफॉर्मेंस 200 आवर से 140 आवर पीछे। 315 माइनस 200 इज इक्वल टू प्लस 115। अब 98 आवर्स माइनस 200 आवर्स इज इक्वल टू माइनस 102 आवर्स। इसका मतलब है ये फ्यूज मीडियन से 102 आवर्स पीछे है। तो इसी तरह से ये सारा डाटा हमने बना लिया। अब आए हम इसको यहाँ इसको देखते हैं इसको इस जगह पर। ये देखें, मैं आपके सामने इसको बना के इस तरह दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैन्युफैक्चरर का दावा है कि जी 200 आवर्स मेरे फ्यूज परफॉर्म करते हैं, मगर आपने देखा कि एक जो क्या कहते हैं 10 आवर्स पे एक फ्यूज पड़ा था, तो वो इससे माइनस 190 आवर्स पीछे था, माइनस 190 आवर्स पीछे। जिसने 14 आवर्स पे परफॉर्म किया वो उससे तकरीबन माइनस 186 आवर्स पीछे था। ठीक है कि नहीं? और जिसने क्या कहते हैं इसी तरह से और वैल्यूज हैं, 44 आवर्स पे परफॉर्म किया वो इससे माइनस 156 आवर्स पीछे था। सिर्फ 3 फ्यूज उससे आगे उन्होंने परफॉर्म किया, 3 फ्यूजेस ने, और उनकी परफॉर्मेंस थी मिसाल के तौर पे जिसने 238 आवर्स पे जो गया फ्यूज वो इससे प्लस 38 आवर्स आगे था। जो 315 आवर्स जिसने परफॉर्म किया वो इससे प्लस 115 आवर्स आगे था, और जिसने 389 आवर्स तक जिसकी लाइफ गई वो प्लस 189 आवर्स तक उसने क्या कहते हैं परफॉर्म किया। अब आप देखें यहाँ पर एक चीज, ये क्या किया हमने देखा कि 200 आवर्स से पीछे कितने थे और 200 आवर्स से आगे कितने थे। तो इधर माइनस माइनस का मतलब है कि ये 200 आवर्स से पीछे थे, यानी 133 200 आवर्स से पीछे था। हमने यहाँ उसके यानी हमने कितने नेगेटिव साइन है, तो ये हमने यहाँ नेगेटिव साइन गिन लिए। ये टोटल चूंकि फ्यूजेस की जो तादाद थी वो कितनी थी वो हम गिन लेते हैं
वो थी जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फ्यूजेस थे। अब उन 12 फ्यूजेस में से 9 के करीब जो थे वो 200 आवर्स से छोटे थे, 9 जो थे वो 200 आवर्स से छोटे थे। और कितने बड़े थे? 3 बड़े थे। 9 छोटे थे, 3 बड़े थे। अब अगर आप नोट करें तो मैं सिर्फ यही चीज, यही प्रोसीजर जो मैं अभी कर रहा हूं, यही से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बनाता है कि मैंने ये नहीं देखा कि एक्चुअली वो कितना 200 आवर्स, उसका डिस्टेंस कितना, उसकी डेविएशन कितनी है। मैं इन नंबर्स में इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने उनको सिर्फ उनके साइंस में इंटरेस्टेड था, या मैंने सिर्फ यही कहा कितने पीछे हैं कितने आगे हैं। अब ये कितने पीछे कितने आगे बड़ी रफ किस्म की हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। यही चीज इसे नॉन पैरामेट्रिक डिक्लेयर करती है कि हम बड़े अनऑर्थोडॉक्स, बड़े अजीबो गरीब किस्म के पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं। हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि 200 आवर्स से नीचे कितने थे। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि वो कितने आवर्स नीचे थे, हमें इस बात की परवाह भी नहीं है कि जो ऊपर है वो कितने आवर्स ऊपर है। ठीक है कि नहीं? मुमकिन है 9 वैल्यूज ऐसी होती जो 199 आवर्स पर खड़ी होती, तो वो सारी की सारी नेगेटिव डिक्लेयर हो जाती। फर्ज करें कि अगर ये 12 ऐसे फ्यूजेस होते जिनमें 9 फ्यूज 199 आवर्स पर परफॉर्म करते, और 3 फ्यूजेस ऐसे होते जो 201 आवर पे परफॉर्म करते, तो तब भी जो मेरा सारा प्रोसीजर था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसका मतलब है, इसीलिए इसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। अगर फर्ज करें और 9 फ्यूज ऐसे होते कि वो फर्ज करें कि वो चलते ही ना, वो सारे के सारे 1 घंटा चल के रुक जाते, और वो 9 के 9 फ्यूज इससे 199 आवर्स पीछे होते, और फर्ज करें ये 3 फ्यूज उस 210 पर एक खड़ा होता है, एक 212 पे खड़ा होता है, एक 216 पे खड़ा होता है, तब भी मेरे इस एनालिसिस को कोई फर्क नहीं आना था। इसका मतलब ये है कि ये एनालिसिस इसलिए नॉन पैरामेट्रिक है कि ये सिर्फ ये देख रहा है कि कितने 200 आवर से ऊपर है वैल्यूज और कितनी 200 आवर से नीचे है। अब अगर 200 आवर एक जेन्युइन मीडियन होता, अगर 200 आवर एक जेन्युइन मीडियन होता, तो आउट ऑफ 12 6 ऊपर होने चाहिए थे उससे प्लस, और 6 नेगेटिव होने चाहिए थे। यानी अगर 200 आवर एक जेन्युइन मीडियन होता, एक प्रॉपर जेन्युइन मीडियन होता, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होनी चाहिए थी 0 1 2 3 4 5 6 अप टिल 12। तो उसमें 6 की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होनी चाहिए थी कि 6 उससे ऊपर हो और 6 उससे नीचे हो। अगर मैं कहूं कि जी x जो है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस है, तो x को 6 होना चाहिए था आउट ऑफ 12, तो पॉजिटिव साइन होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होनी चाहिए थी, और नेगेटिव साइन की प्रोबेबिलिटी भी -1/2 होनी चाहिए थी। आइए देखें, इसी को बात को करते हैं कि देयर आर फ्यूअर प्लस साइंस देन माइनस साइंस। ठीक है ना, 9 माइनस थे। We might expect that if manufacturer is overestimating, we might expect, ये तो this is what we generally feel while looking at the data। अच्छा, ये this is what we will feel, हम इस डाटा को देखकर हम फील करेंगे कि भाई मैन्युफैक्चरर जो है वो गलत बात कर रहा है। तो शुड वी रिजेक्ट मैन्युफैक्चरर्स क्लेम? एकदम आउटराइटली कह दें भाई 9 नीचे हैं 3 ऊपर है, तो हम कह दें कि जनाब मैन्युफैक्चरर झूठ बोल रहा है। तो लेकिन स्टैटिस्टिशियंस थोड़ा सा दे हैव अ सर्टेन डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द डाटा। वो ये कहते हैं कि जनाब इफ द प्रपोज्ड वैल्यू ऑफ 200 आवर्स for the median is correct, then the probability of positive sign and the probability of negative sign in the list of the sign above or below 200 should be 1/2। यानी किसी साइन का प्लस होना, इस बात उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होनी चाहिए। किसी भी वैल्यू की साइन, किसी भी लाइफ ऑफ फ्यूज इन आवर की प्रोबेबिलिटी कि वो 200 आवर से ऊपर है वो +1/2 होनी चाहिए, और किसी भी एक्स की वैल्यू कि वो 200 आवर से छोटी है वो भी 1/2 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आधे नंबर 200 आवर से ऊपर हो, आधे नंबर 200 आवर से नीचे हो। अब अगर आप x आपने काउंट किया जी नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, इन आवर केस x इज 3 इन दिस पर्टिकुलर केस, और y जो क्या कहते हैं x 3 है, x नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, अगर क्योंकि हमने अब एक ही चीज को लेनी है, हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। x is the number of positive signs that should have a distribution of 12 and 1/2, यानी कि 12 में से 6 पॉजिटिव साइन होने चाहिए, 7 पॉजिटिव साइन होने की प्रोबेबिलिटी कम है, 8 पॉजिटिव साइन होने की प्रोबेबिलिटी कम है, 9 पॉजिटिव साइन होने की प्रोबेबिलिटी कम है, 10 11 12 उनकी बहुत कम है। इस तरह से 4 पॉजिटिव साइन होने की प्रोबेबिलिटी कम है,
तो म्यू 12 इंटू 1/2, आपको याद है एवरेज इक्वल टू एनपी करते थे, तो एनपी आपको पता है 6 पे बनता है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इस तरह से। अब अगर आप इसको नॉर्मल से कंपेयर करना चाहें तो एवरेज 6 है। हम देखना ये चाह रहे हैं कि जो 3 है वो 3 जो है, अब सिग्निफिकेंस लेवल इसका बेटा है 5%। तो योर सिंगल टेल टेस्ट है ये, ठीक है कि नहीं, कुछ भी ना मेंशन हो तो हमेशा 5% सिग्निफिकेंस लेवल होता है, और ये एक सिंगल टेल टेस्ट है। इसमें ये रीजन हमने 0.05 शेड कर दिया। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन और इक्वल टू 3, x लेस देन और इक्वल टू 3 में 0 1 2 3 यहाँ तक आप देखें, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, इन सारों को जमा करें, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है आपका जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आता है वो वाली वैल्यू और उसके तरफ जो टेल होती है उसको नीचे तक सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपका आंसर आ गया 0.073। अब 0.073 ये सजेस्ट करता है कि 3 जो है वो समवेयर ओवर हियर है, क्योंकि 3 एंड बिलो की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.01 से 5 से बड़ी है। इसका मतलब है कि 0.073 इज बिगर देन 0.05, thus at 5% significance level, SL का मतलब है significance level, the null hypothesis that median is 200 cannot be rejected। हालांकि आप इस तरह देखें या इसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन देखें, क्या कहते हैं, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो मुमकिन है कि आप आउटराइटली रिजेक्ट कर दें कि जनाब तकरीबन 9 फ्यूज ऐसे हैं जो 150 से नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, और सिर्फ 3 फ्यूज ऐसे हैं जो 200 से ऊपर गए हैं, और लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया है, या जो पैरामीटर्स आपने सेट किए हैं, या जो बाउंड्रियां आपने सेट की हैं, या जो इस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट साइन टेस्ट के जो आपने कंडीशन सेट की हैं, उनके मुताबिक नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता। तो आप इसे कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक साइन टेस्ट, और आपने ये चीज़ पढ़ी है, और ये इसमें एसेंशियली मीडियन से ऊपर या मीडियन से नीचे की बहस होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 रहेगी, और जब तक n स्मॉल है ये डाटा हमेशा बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि आउटकम 2 हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस। और नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी की कोई वैल्यू मीडियन से बड़ी है और उसका साइन पॉजिटिव है, ये चीज उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कोई भी वैल्यू आउट ऑफ द डाटा जो चूज की गई है वो मीडियन से नीचे है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और जाहिर है फिर उसके साथ एसोसिएटेड साइन, नेगेटिव साइन की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। आए हम इसी बात को, इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है, if there had been more positive signs than negative signs in this example, then there would have been no point in performing the significance test। इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है कि हमारे फ्यूज जो हैं वो 200 आवर से बेहतर परफॉर्म करते हैं। अगर आउट ऑफ 12 7 8 पॉजिटिव साइन होते और वो 200 आवर से ऊपर होते तो फिर हम ये टेस्ट कंडक्ट करते ही ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने ये कहा कि हमारा मीडियन 200 आवर है। तो अगर मीडियन से ज्यादा नंबर 200 आवर से ऊपर है तो वो तो हमारे फेवर में है, वो तो कंज्यूमर को या जो यूज कर रहा है वो तो खुश होगा, वो कहेगा यार ये जिसने जो चीज एडवर्टाइज की है फ्यूजेस तो उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर किसी की वैल्यू डायरेक्ट 200 आवर आ जाए तो जाहिर है उसका जो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन उसे नहीं दिया जा सकता, उस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। चांस नहीं है कि नॉर्मली ऐसी वैल्यूज आपसे पूछी जाए। तो यहाँ के बाद आप पॉइंट नंबर 5 पर आ जाते हैं। हम अभी इसी टॉपिक पर हैं, वी हैवंट लेफ्ट दिस टॉपिक। एक और वर्क एग्जांपल आपके सामने कर, अब वो कहता है जी कि ये एक पॉपुलेशन है, ये कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, हमें समझ आ गई कि ये 15 वैल्यूज हैं। वो कहता है कि इसकी जो मीडियन है, इसका मीडियन 135 है, और H1 कहता है कि इसका मीडियन 135 नहीं, ठीक है। अब अगर 135 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वैल्यू प्लस है, ये वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए कि ये 135 से छोटी है, ये भी 135 से छोटी है, ये 135 से बड़ी 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 है। जो बड़ी है उन सब के लिए पॉजिटिव साइन, ये 135 से बड़ी है, ये 135 से बड़ी है, ये 135 से नेगेटिव छोटी है, ये 135 से बड़ी है, ये 135 से बड़ी है, ये 135 से बड़ी है।
इसका मतलब ये है, अच्छा इसको द पॉपुलेशन मीडियन इज 135, उसको आप इस तरह भी लिख सकते थे, और द पॉपुलेशन मीडियन इज नॉट 135 आप इस तरह भी लिख सकते। अब ये टू टेल टेस्ट है, 5% सिग्निफिकेंस लेवल हो और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व से कंपेयर किया जाए तो टेलें यहाँ 0.025 परफॉर्म। अब अगर ये 15 वैल्यूज थी तो 15 में से आधे को पॉजिटिव होना चाहिए और आधे को नेगेटिव। अगर हम खाली पॉजिटिव को देखें तो आउट ऑफ 15 7.5 is the average number of positive signs that you should get, ठीक है कि नहीं? Average number is the average number of positive signs is 7.5, ठीक है? एवरेज 15 में से अगर आधों को पॉजिटिव होना चाहिए और आधों को नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब है कि 7.5 पॉजिटिव साइंस आपको नजर आने चाहिए ऑन एवरेज। लेकिन आपको यहाँ पर कितने पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं? आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? तो ये कहाँ आते हैं? ये 12 एंड अबव में आ रहे हैं। तो हम ये वाला रीजन शेयर करेंगे, हम 12 और 12 से आगे की टेल की तरफ सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। वी विल लाइक टू सी कि 12 आया यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है। अगर 12 यहाँ आया तो 12 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी 0.025 से बड़ी होगी। अगर 12 यहाँ कहीं लाई कर रहा हुआ तो 12 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.025 से छोटी होगी। और अगर 12 ने शेडेड रीजन में लाई किया तो हम कहेंगे कि वो 7.5 से फार अवे है, इतना फार अवे है कि हमें जो है ना ये जो एक्सपेक्टेशन जिस बेस पर हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन को 7.4 किया था वो बात हमारी गलत थी, यानी एच नॉट हमारा गलत। तो हाँ हम इस पे बेस पे कैलकुलेशंस करते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी x की कि वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो 15 थी, प्रोबेबिलिटी कि x 15 पॉजिटिव हो वो 0.5 है, x नेगेटिव हो वो भी 0.5। अब एक प्रोबेबिलिटी दैट x is bigger or equal to 12, probability x equal to 12 plus probability is equal to x 13 plus 14 plus 15। और अब आप देखें 15C12, यहाँ पर आपको तो q रेज टू पावर 3 आएगा और p रेज टू पावर 12 आएगा, मगर चूंकि p और q की प्रोबेबिलिटियां एक जैसी हैं तो दोनों की मिल के मतलब 0.5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 रेज टू पावर 12 था, जो बन गया 0.5 रेज टू पावर 15। 15C13 ये भी 0.5 रेज टू पावर 15 प्लस 15C14 ये भी 0.5 रेज टू पावर 15 हो गया, और इस तरह सारों को जमा करें तो ये आंसर आता है 0.017578। अब अगर आप देखें तो ये कहाँ वैल्यू बनती, इसका मतलब है 12 समवेयर यहाँ लाई करता है, इसलिए लाई करता है क्योंकि 12 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी जो है ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम है। सो 12 इज इन क्रिटिकल रीजन एंड देयरफॉर वी रिजेक्ट H नॉट, हम इसका H नॉट रिजेक्ट, ठीक है? अब ये चीज देखें कि वो कहता है एसिड रेन है। अच्छा आपको पता है किसी भी जगह पर एसिड रेन बड़े रैंडमली होती है, मिसाल के तौर पर उस वो एक पूरा यूनिवर्सल जियोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है। जिस कंट्रीज में बहुत ज्यादा केमिकल एक्टिविटी बहुत होती है, गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती हैं, उनके सराउंडिंग में किसी भी ऐसे कंट्री में एसिड रेन हो सकती है जिस तरफ विंड ब्लो कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर जर्मनी एक्सेसिवली जो है वो डेंजरस गैसेस अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, एसिडिक गैसेस, और वहां पर मानसून विंड्स का ट्रेंड ये है कि जर्मनी से विंड जो है वो उसके नेबरिंग किसी कंट्री में, लेट से वो पोलैंड की तरफ उसकी विंड बहुत ब्लो करती है, तो फिर पोलैंड में एसिड रेन का रुझान बहुत ज्यादा होगा। तो एसिड रेन बड़ी इरेटिकली उसकी होती है मामलात, तो उसको देखते हैं। अब एसिड रेन इज अ प्रॉब्लम फॉर मेनी एरियाज। रेन इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग एसिडिक इफ इट्स pH लेवल इज बिलो 5.2। आपको पता है pH is a scale to measure the acidity or basicity of a material, of a substance or liquid, I'm sorry, material। तो उसमें ये है कि मिसाल के, और आपको पता है pH क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है नेगेटिव लॉग वाली, हम उसकी बहस में नहीं जाते बिकॉज वी आर नॉट स्टडीइंग केमिस्ट्री ओवर हियर। तो अब वो कहता है कि जो भी जिस पानी का पानी बारिश के पानी की pH वैल्यू 5.2 से कम होगी तो वो एसिड रेन डिक्लेयर हो जाएगी। और आपको पता है कि एसिड रेन जो है डिफॉरेस्टेशन करती है और वो बायोलॉजिकल लाइफ को जो है डिस्टर्ब करती है। इन अ सिटी अ बायोलॉजिस्ट टेक्स 12 वाटर सैंपल्स एंड मेजर देयर pH। ओके, उसने उनके pH मेजर किए
पीएच मेजर करने से हुआ ये कि उसने ये पीएच मेजर किया उसने कि किसी एक जगह बारिश हुई, वहां पर पीएच वैल्यू वाटर की जो पानी नीचे आ रहा था 4.7 थी, ये ठीक ठाक एसिडिक है। फाइंड फॉर 5.06, 4.87 और 4.88, तो ये उसने तकरीबन 12 जगहों की वैल्यूज मेजर की। टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल वेदर द रेन इन दिस सिटी इज एसिडिक। तो अब हमारा नल हाइपोथेसिस ये है कि जनाब मीडियन या मिडल वैल्यू जो है वो 5.2, इसका मतलब है कि 12 में से चलो 6 को हम कह देते हैं, 6 ओकेजन्स को कह देते हैं कि उनका पीएच 5.2 से नीचे है, और 6 को हम कह देते हैं कि उनका पीएच 5.2 से अबव है। अब आप मुझसे एक बहस भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सर टू हेल विद दिस, हम पीएच 0 पे क्यों नहीं डिस्कशन करते, नॉर्मल न्यूट्रल वाटर को अपनी बेस लाइन क्यों नहीं बनाते, तो उसको क्यों नहीं कह देते कि जनाब पानी क्या क्या कहते हैं। अगर आप पीएच 0 को लेंगे, किसी न्यूट्रल वाटर आपका लेवल है एक नॉर्मल, आप उसको डिक्लेयर करते हैं, तो फिर तो आप सारी रेंज एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो है वो एसिडिक होंगी। उसकी वजह ये है कि जब पानी ऊपर से गिरना शुरू होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेकर नीचे आता है, तो स्लाइटली, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजोल्व होती है तो एक कार्बोनिक एसिड डेवलप होता है। तो इसका मतलब है रफली फिर सारे ही हो जाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको बड़ी स्ट्रिक्ट बाउंड्री यहाँ नहीं बनानी पड़ेगी, एक रफ सी मैयर रखनी पड़ेगी। तो मीडियन आपने 5.2 ले लिया कि 5.2 से पीएच नीचे हो तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम उसे एसिडिक कहेंगे। अब ये मीडियन ले लिया न्यूट्रलिटी का, और ये मीडियन लेस देन 1.2। अब आप देखें 12 दिन बारिश हुई है, तो हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं कि 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि एसिडिक हो, और 0.5 प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं कि एसिडिक ना हो। अब अगर 12 में को 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 एवरेज बनती है, तो 6 डेज की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी कि 6 वो डेज हैं कि जब एसिडिक रेन हुई आउट ऑफ 12, या एसिडिक रेन नहीं हुई, जिसको भी आप कह लें। यहाँ पर आपने पॉजिटिव साइन जो है उनको लिया हुआ है जिनकी पीएच जो है वो 5.2 से बड़ी है। अब जाहिर है जिनका पॉजिटिव साइन 5.2 से बड़ा आएगा, इसका मतलब है वो एसिडिक नहीं है। अब जब एसिडिक नहीं है तो उसको आपने अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ले लिया। अब देखें इसका नेगेटिव आएगा क्योंकि ये 5.2 से छोटा है, ये भी नेगेटिव है, ये 5.2 से छोटा है, ये भी नेगेटिव, 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 और ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव। इससे पता चला कि 3 ही आपके पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव एवरेज अगर आप कह रहे थे तो 6 को मैं मान रहे थे कि जनाब शायद 6 दिन ऐसे होंगे जिसमें एसिडिक रेन होगी, और 6 ऐसे होंगे जो एसिडिक रेन नहीं होगी। अब 3 एंड बिलो, तो उसको इधर नीचे टेल की तरफ ले जाए और सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 जो है वो आप सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, वो आती है 0.073। अब 0.073 जो है वो 0.05 से बड़ा है, इसका मतलब है कि 3 यहाँ कहीं काउंट होगा, क्योंकि 3 एंड बिलो की प्रोबेबिलिटी 0.05 से बड़ी है। 3 एंड बिलो की प्रोबेबिलिटी 0.05 से बड़ी है, तो 3 यहाँ आता है। 3 के यहाँ आने से पता चला कि 3 6 से फार अवे नहीं है, क्योंकि अगर 3 इस क्रिटिकल रीजन में होता तो हम कहते हैं कि वो 6 से काफी दूर है। यहाँ पर हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स 3 था, और ये 0.073 सिंस इट इज बिगर देन 0.05, तो नो एविडेंस टू रिजेक्ट, टू सजेस्ट, या टू सजेस्ट द रिजेक्शन ऑफ H0। इसका मतलब है कि नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि अगर आपने नोट किया है कि क्या कहते हैं, तो ये 3 जो है 3 दिन बारिश का एसिडिक ना होना, ये इस चीज की दलील है कि आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमेशा ही आउट ऑफ 12 कि यहाँ पर हमेशा एसिडिक रेन होती है। हालांकि 12 में से 9 दिन एसिडिक रेन हुई है, मगर 12 में से 9 दिन एसिडिक रेन होना और 3 दिन एसिडिक रेन का ना, 3 बारिशों का एसिडिक ना होना जो है वो ये डिसाइड आपको सफिशिएंट एविडेंस नहीं देता कि आप ये कंक्लूड करें कि यहाँ पर हमेशा एसिडिक रेन ही होती है। आगे चलते हैं, देखें ये अब ये बुक से क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, ये एसिडिक रेन वाला भी क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन था, जो बुक है हमारी स्टैंडर्ड फर्दर मैथ की, उसके 11A का ये क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं जनाब, ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है 11A का। During 2017, the weekly amount of pocket money given to random sample of 15-year-old children living in Chicago is,
ये वो है जनाब, उनको आपने ये है वीकली इनकम, यानी एक हफ्ते में खर्च करने के लिए आपने उनको $9.5 दिए या $10.5 दिए, ये था। और उन्होंने कहा जी 2016 में मीडियन अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी टू 15-year-old इन शिकागो वाज $11। ठीक है। Carry out a sign test to investigate the claim that median weekly income of the pocket money given to 15-year-old children in Chicago has increased since 2016. Tested this claim at the level 10% level of significance. तो हम फिर H नॉट कह देते हैं कि मीडियन 11। अच्छा, आप नोट कर रहे हैं कि साइन टेस्ट मीडियन से चल रहा है। साइन टेस्ट में प्रोबेबिलिटी 1/2 पक्की है। साइन टेस्ट बाइनोमियली मूव कर रहा है और साइन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को ही सिर्फ देख रहा है, वो उसको मैग्नीट्यूड से कोई गर्ज नहीं है, इसलिए नॉन पैरामेट्रिक डिक्लेयर होता है कि जनाब एक खास जो मैथमेटिकल उसके अंदर रीजनिंग है वो उस तरह की नहीं है कि जो होनी चाहिए। टेस्ट दिस क्लेम एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें पुरानी पॉकेट मनी कितनी थी? 11 थी जी। 2016 में पॉकेट मनी कितनी थी? 11 थी। तो फिर इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव हुई, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वाली नेगेटिव, ये वाली पॉजिटिव, 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 ये वाली पॉजिटिव। अगर आप गिने इनको तो 11 से कितनी वैल्यू ज्यादा बनती है? 11 से कितनी वैल्यूज? ओह, यहाँ मैंने गलती कर दी। मैं भी सोच रहा था कि मेरे पुराने हिसाब से तो 6 पॉजिटिव आने चाहिए थे और 4 नेगेटिव आने चाहिए। 4 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम उसको मीडियन को हम समझते हैं कि जनाब वो हर वैल्यू, अगर H नॉट ट्रू था, अगर H नॉट ट्रू है, अगर H नॉट ट्रू है और मीडियन वाकई ही 11 है, तो फिर हर चीज के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो वैल्यू मीडियन से बड़ी है, ये भी 1/2 है, यानी उसके साइन के पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो नंबर मीडियन से छोटा है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। और उसका मतलब उसके साइन के नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। आउट ऑफ ये जो आपने डाटा इकट्ठा किया, ये कितने लोग हैं? ये हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 10 है तो 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 पे पीक बननी चाहिए, नहीं 12, हाँ 5 पे पीक बननी चाहिए जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख लें 10, let x is the number of positive signs, x is distributed binomially with 10 as the total number or p probability of sign being positive 0.5। तो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आपका 6 आया। आप खुद देखें कि ये 5 पे पीक बनती है। अब आपने जहाँ जो बड़ी वैल्यू है तो 6 एंड अबव पे जाएंगे, अगर 5 से छोटी होती तो 4 नीचे होती तो इस तरफ को आप प्रोबेबिलिटी निकालते। अब 6 एंड अबव 6 की सारों की प्रोबेबिलिटी निकालें आप इस तरीके से बाइनोमियल से, ये 0.377 आ रही है। अब आपको पता है कि 6 जो है वो फेयरली यहाँ है, क्योंकि 6 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी 0.1 से बहुत बड़ी है। ये एक सिंगल टेल टेस्ट था, 10% इसका सिग्निफिकेंस लेवल था, तो एक ही तरफ 10% ने शेड होना था, वो 0.1। अगर 6 यहाँ कहीं आता तो 6 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी 0.1 से कम आती, लेकिन वो बहुत बड़ी आ रही है, क्लियरली नजर आ रहा है। So we do not reject H naught. We do not reject H naught. H naught pocket money has not increased. Has not increased. अच्छा, पैरामेट्रिक टेस्ट का एक बेनिफिट है और वो बेनिफिट ये है कि कोई एक सिंगल वैल्यू जो है वो अपने मैग्नीट्यूड की वजह से आपके आंसर्स को अफेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह आपको पता है ना, एवरेज जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एक वैल्यू घसीट कर बहुत आगे पीछे ले जाती है चीजों को। आए जनाब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें यह है कि जनाब एक डाटा है जिसका मीडियन 38 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि मीडियन 38 नहीं है। जो 15 वैल्यूज ली गई, 15 डाटा वैल्यूज ली गई, उनमें से 4 वैल्यूज 38 से ऊपर थी और 11 वैल्यूज जो थी वो 38 से नीचे थी। इसका मतलब है कि 4 आपको पॉजिटिव साइन मिलेंगे और 4 पॉजिटिव थे और 11 नेगेटिव मिले थे, क्योंकि मीडियन से जो ऊपर थे उनके साइन पॉजिटिव होंगे और वो आपको पता है सिर्फ 4 ही थे। तो 4 प्लस साइन मिलेंगे, 11 आपको नेगेटिव साइन मिलेंगे।
और आउट ऑफ 15 किसी के पॉजिटिव होने की या पॉजिटिव साइंस की एवरेज वैल्यू 15 इंटू 1/2 7.5, एवरेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव की वो 7.5 उसकी एवरेज बनती है। अब हमने देखना है कि 4 जो है वो क्या क्रिटिकल रीजन में आता है कि नहीं, क्योंकि 4 पॉजिटिव साइंस आपने देखे। अब देखें क्रिटिकल रीजन सिंगल टेल टेस्ट है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 0.05 और यहाँ z की वैल्यू 1.645 होगी। अब आप यहाँ पर देखें z है जनाब x-4/6 स्टैंडर्ड एविएशन। अगर आपने z डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, z वो स्टेटिस्टिक्स यूज करना है z का। अब देखें x पर आपने कंटिन्यूटी करेक्शन लगानी है, 4 एंड बिलो, 4 एंड बिलो नीचे जाएंगे तो 4 की पर कंटिन्यूटी करेक्शन जो लगेगी वो 4.5 से नीचे बिलो तक जाएंगे। 4.5 माइनस 7.5 ओवर अंडर रूट जो स्टेटिस्टिक जो आपने स्टैंडर्ड एविएशन निकाली है। आप कह सकते हैं कि सर ये स्टैंडर्ड एविएशन कहाँ से आई है। देखें n आपका 15 और क्या कहते हैं किसी भी x की वैल्यूज यानी पॉजिटिव होना, x नंबर ऑफ पॉजिटिव उनकी प्रोबेबिलिटी 0.5, एवरेज क्या होगी np और वो कितना है 15 इंटू 0.5, वो आ रहा है 7.5 और वेरिएंस किसके बराबर है, वो है npq और वो आपके पास आ रहा है 15 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और वो आपके पास बनता है 15/4। तो वो वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ ली है, ठीक है। तो मेरा z आया -1.549, तो वो देख लें वो यहाँ इस रीजन में आता है, तो H0 के फेवर में होगा, तो H0 इज एक्सेप्टेड। और इसमें ये बात आ जाती है, इसमें जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि अगर मैं इस 4 को ना लेता 11 को लेता, 11 नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, 11 क्या है नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है, तो फिर मैं क्या करता 11 एंड अबव को देखता, 11 एंड अबव को देखता तो 11 एंड अबव जो है वो 10.5 से शुरू होता और 10.5 से मेरा z ये आता और उसमें फिर मेरा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग बननी थी मेरा z का टेबल u बनना था और उसमें मेरा क्रिटिकल रीजन इस तरफ को आना था 0.05 ये, और यहाँ पर मेरे z की वैल्यू 1.645 थी। ये वाली वैल्यू फिर भी यहाँ लाई करती है, इसका मतलब है कि ये फिर रिजेक्शन उसमें H0 की एक्सेप्टेंस में जा रही है। तो मैं इस तरह से किसी भी तरफ वैल्यूज इस्तेमाल कर सकता था। मैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू भी एफ भी ले सकता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू 4 और 11 में से 4 नेगेटिव पॉजिटिव साइंस है, 11 नेगेटिव है। मैं इनमें से 4 को पिक किया यानी सम ऑफ पॉजिटिव साइंस, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, मैंने इसको एस कहते हैं। ईदर यू पिक मिनिमम ऑफ दिस और मैक्सिमम ऑफ दिस। अगर मिनिमम पिक करना है तो ये है और अगर इसमें से मैक्सिमम पिक करना है तो ये वाला लॉजिक है। इस दोनों तरीकों से आप ये टेस्ट कर सकते हैं। इसको इसकी थ्योरी जो है वो पेज नंबर 10 पर दी हुई है। It is possible to approximate the sign test to a normal distribution for large values of n being greater than 10 और s उसमें से आप जनरली मिनिमम ही ले लें, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस कॉमा नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, उनमें से जो मिनिमम है उसे पिक कर लें। और आपको पता है एवरेज वैल्यू ऑफ s क्या है n/2, n इंटू 1/2 से n/2 और वेरियंस ऑफ s क्या होगी n इंटू 1/2 इंटू 1/2 npq से n/4 होगी। और जब n 10 से बड़ा हो जाए तो आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लें। t जो है वो s की ही वैल्यू को कहते हैं, s यानी इसी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की को t बोला यहाँ। t नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन एवरेज ऑफ n/2 एंड वेरिएंस n/4 और s बजाते खुद बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिसको जब आपने नॉर्मल अप्रोक्सीमेट करना था तो उसकी ये चीज n/2 आ गई जो यहाँ आपने लिखी है, जो यहाँ भी लिखी है आपने, और वेरिएंस n/q है जो कि n/4 बनती है जो कि यहाँ लिखी। और z फिर जाहिर है जब आप छोटी वैल्यू को इस तरफ नीचे लेके जाएंगे तो उसमें एक 0.5 ऐड होगा, तो उस s में पॉइंट ये जो दोनों मिलाकर कंटिन्यूटी करेक्शन और ये माइनस एवरेज ओवर स्टैंडर्ड एविएशन। बेटा दिस डिस्कशन ये 11 पेजेस के ये नोट्स हैं, ये पैरामेट्रिक टेस्ट जो है नंबर 1 साइन टेस्ट को जो है ना ये एंड करता है। और एक्सरसाइज 11A जो है इस बुक की आपकी वो साइन टेस्ट को की प्रैक्टिस कराती है, सिर्फ साइन टेस्ट की। उसके कुछ सवाल जो हैं वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन की प्रैक्टिस कराते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उसकी करवाते हैं नॉर्मल जो आपने पहले पढ़ा है pH एसिडिक की तरह, जिस तरह आप बाइनोमियल साइन टेस्ट लगाते थे। तो आप इसे करें, ये आपका पहला साइन टेस्ट आपने पढ़ा है, सिंगल सैंपल साइन टेस्ट
या सिंगल सैंपल बाइनोमियल साइन टेस्ट, और जिसकी आपने नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ी है। और 11A इसकी एक्सरसाइज।